वेलकम टू डेली फैक्ट द हिंदू एनालिसिस एंड आज हम डिस्कस करेंगे 30 जनवरी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि द हिंदू में मेंशन्ड है। हमारा टारगेट रहेगा कि जितने भी न्यूज़ आज मेंशन्ड थे द हिंदू में उसको हम कवर करेंगे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ में लिंक करेंगे उसको स्टैटिक जीके के साथ। प्लस अगर आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम, और हमारा जो टेलीग्राम है उसका यूज़र नेम है @newspaperfacts, जहाँ पर आपको डेली की MCQs में मिल जाएंगे और PDF फाइल्स भी जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। प्लस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसेंट न्यूज़ के रिगार्डिंग जो कि महाकुंभ से लिंक करती है। देखो महाकुंभ जो है वो 12 साल बाद होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और जो इस बार महाकुंभ हो रहा है ये 144 ईयर्स के बाद हो रहा है। तो यहाँ पर जो है वो अराउंड ये देखा जा रहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो हर रोज़ जो है वो महाकुंभ में आ रहे हैं। काफ़ी सारी वीडियोस भी वायरल हो रही है। और अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो एक स्टैम्पेड देखा गया है, ठीक है, कुंभ रीजन में यहाँ पर। और अप्रॉक्सीमेटली ये कहा जा रहा है कि अराउंड 30 लोगों की जो है वो यहाँ पर डेथ हुई है, और साथ में ये कहा जा रहा है कि 60 से ज़्यादा लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं। तो स्टैम्पेड एक सबसे बड़ा कंसर्न अभी बनता जा रहा है, स्पेशली अगर हम बात करें राइट कि गुड गवर्नेंस के अगेंस्ट। मतलब गुड गवर्नेंस को अगर हमें प्रमोट करना है तो हमें स्टैम्पेड को एड्रेस करना जो है काफ़ी ज़रूरी रहेगा। और ये अगर हम बात करें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस के लिए भी हमारे लिए जो है एग्जाम्पल बन सकता है। तो मेंस में भी हम लिख सकते हैं कि स्टैम्पेड एक सबसे बड़ा इशू बनता जा रहा है। नॉट ओनली लाइक महाकुंभ नहीं, इससे पहले अगर हम बात करें यूपी में हाथरस इंसिडेंट हुआ था, या फिर अगर हम बात करें केरला के केसेस को लेकर, या फिर अगर हम बात करें जो अभी पुष्पा 2 आई थी तो वो भी काफ़ी न्यूज़ में था, वहाँ पे भी एक इशू देखा गया था, भगदड़ मच गई थी। तो ये कंसर्न अभी बनता जा रहा है और काफ़ी केसेस जो है वो इससे रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं। और इंपॉर्टेंट रहेगा मेंस के लिए भी, हम इसको एज एन एग्जांपल भी लिख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा कि इस पर भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन सकता है कि कैसे जो है वो इसको एड्रेस किया जा सकता है, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप इसको लिख सकते हैं। इवन जब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, तो वहाँ पर जो वो फिर ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हर एक इवेंट ग्राउंड लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका रोल इंपॉर्टेंट रहता है। देन हम बता सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रहेगा इस तरह के स्टैम्पेड्स को एड्रेस करने का। नेक्स्ट उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली ऑर्डर दिया है कि कंप्लीट स्टॉप ऑन द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग इन 6 मेट्रोज में जो यहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है मैनुअल स्कैवेंजिंग के रिगार्डिंग। तो अभी ये सुप्रीम का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है देखो, लेकिन जो ऑफिशियली अगर हम बात करें मैनुअल स्कैवेंजिंग को वो बैन कर दिया गया था सिंस 1993। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना है 1993 में, तो याद रखना उसके बाद जो है उसको बैन कर दिया गया। कौन कौन से आर्टिकल्स या कानून या फिर स्कीम सरकार की लिंक करती है मैनुअल स्कैवेंजिंग के साथ? देखो सबसे पहले आता है आर्टिकल 14 जिसमें राइट टू इक्वालिटी की बात की जा रही है कि सबको इक्वालिटी का राइट है, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। देन आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ये भी लिंक करता है मैनुअल स्कैवेंजिंग के साथ बैन रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, डिग्निटी के साथ जीने का हमें सभी को अधिकार है। देन आर्टिकल 23 फोर्स लेबर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फोर्स लेबर, तो फोर्स लेबर को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया, बैन किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आर्टिकल 18 किससे लिंक करता है, आर्टिकल 18 किससे लिंक करता है, और आर्टिकल 24, ये दोनों आर्टिकल्स के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसका सरकार के इनिशिएटिव अगर हम बात करें तो प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, एक्ट का ईयर याद रखना जरूरी रहेगा। देन उसका नमस्ते इनिशिएटिव, स्वच्छता अभियान ऐप, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, ठीक है, राष्ट्रीय गरिमा अभियान, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो कि सरकार ने जो है वो मैनुअल स्कैवेंजिंग को एड्रेस करने के लिए शुरू किए। नेक्स्ट उसके बाद है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। ये सेरेमनी अगर हम बात करें तो 29 जनवरी को होती है, लेकिन अगर हम रिपब्लिक डे की बात करें तो रिपब्लिक डे से लेकर 29 जनवरी तक ये पूरा का पूरा जो इवेंट चलता है। और इस इवेंट में जनरली क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अटेंड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर होते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी यहाँ पर जो है होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब अगर हम बात करें प्रेसिडेंट हो गया तो प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म फोर्सेस के। तो ये जो इवेंट है, ये जो सेरेमनी है, ये विजय चौक दिल्ली न्यू दिल्ली में जो है वो मनाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। और एक ग्रैंड जो है वो डिस्प्ले यहाँ पर करती है मिलिट्री, म्यूज़िक, पैट्रोटिज्म और नेशनल यूनिटी, इनका जो है वो ग्रैंड जो डिस्प्ले यहाँ पर होता है, जिसमें अगर हम बात करें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी प्लस
सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और दिल्ली पुलिस, ये यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट होते हैं। बैंड मार्च होता है बहुत ज़्यादा। और इस बार अगर हम बात करें JNK राइफल्स दिल्ली पुलिस को जो है वो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का जो है वो अवार्ड मिला है। और इसको एड्रेस जनरली जो है वो एज अ गेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन स्कीम। ये जो सोलर इंस्टॉलेशन स्कीम है अगर हम बात करें, इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था February 15, 2024 में। और स्कीम की अगर हम बात करें तो PM सूर्य घर स्कीम। अभी ये कहा जा रहा है कि 8.5% जो है वो टारगेट जो है वो अचीव कर लिए हैं आउट ऑफ 1 करोड़ हाउस टारगेट। मतलब जो हमने 1 करोड़ का टारगेट रखा है उसका 8.5% जो है वो अभी हमने अचीव कर लिया है। इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ से देखो रूफ टॉप की अगर PM सूर्य घर स्कीम योजना ऑफिशियली मतलब एक से क्या टारगेट किया जा रहा है सरकार का, सरकार फोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज पर। जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज रहते हैं, ठीक है, उसको उस पर फोकस कर रही है सरकार ताकि प्रमोट किया जाए और हमारी जो डिपेंडेंस है कोल और फ्यूल्स के ऊपर वो कम हो जाए। और इसके रिगार्डिंग हमारा टारगेट भी है कि हमें 500 गीगावाट तक अचीव करना है 2030 तक। 2030 तक हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आते हैं जिसमें 17 गोल्स है और 169 जो है वो टारगेट है, इनको भी हमें अचीव करना है। नेक्स्ट उसके बाद है 4 बेनिफिशियरी स्कीम्स, 4 मेजर बेनिफिशियरी स्कीम्स। ये जो है वो तेलंगाना सरकार लेकर आई, जिसमें रायतू भरोसा ऑलरेडी चल रही थी उनकी, ठीक है, इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा, इंद्रम्मा इंदलू स्कीम और न्यू राशन कार्ड्स। ये 4 जो है वो इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है वो तेलंगाना लेकर आई। रायतू भरोसा, रायतू बंधु, इनको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये स्कीम्स किस स्टेट ने लॉन्च किया वो याद करना जरूरी है। देन उसके बाद है 5th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। इसका जो विनर है वो लद्दाख है जिनके पास 7 मेडल्स आए हैं, जिसमें से 4 गोल्ड है। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर जिनके पास जो 5 मेडल है। लेकिन एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि महाराष्ट्र जिसके पास सबसे ज़्यादा मेडल आए हैं 10, लेकिन इसमें उनके पास गोल्ड सिर्फ 2 ही आए हैं। सबसे ज़्यादा मेडल महाराष्ट्र के पास आए, लेकिन ओवरऑल विनर अगर हम बात करें तो दैट इज़ लद्दाख। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये 7th टर्म है इनकी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस। और काफ़ी कंट्रोवर्शियल इलेक्शन इस बार जो है वो देखे गए थे वहाँ पे, तो जिसकी वजह से जो है वो मतलब ये काफ़ी न्यूज़ में भी है। और 7th टर्म है इनकी अलेक्जेंडर लुकाशेंको, तो ये नाम याद रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट है दूरदर्शन ऑनर्ड फॉर इट्स वोटर अवेयरनेस कैंपेन। मतलब दूरदर्शन ने ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन 2024 के टाइम पे जो है वो वोटर अवेयरनेस कैंपेन जो है वो शुरू किया था। और ये जो कैंपेन था इसका नाम था चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव का पर्व देश का गर्व कैंपेन जो सीरीज़ उन्होंने शुरू की थी, इसके लिए उनको ऑनर किया गया है सरकार के द्वारा। दूरदर्शन को ऑनर किया गया है। ये जो चुनाव का कैंपेन है, आप चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये कैंपेन, ये सीरीज़ जो है वो आप अपने आंसर में भी इंक्लूड कर सकते हैं रिगार्डिंग द इलेक्शन की। इस तरह की सीरीज़ होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि अवेयरनेस कैंपेन से और प्रमोट होंगे। या फिर आप लिख सकते हैं कि नीड टू प्रमोट अवेयरनेस कैंपेन्स लाइक चुनाव का पर्व देश का गर्व। तो आप इसको एज एन आइकॉनिक लाइन अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है PM इनॉग्रेट्स द उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कनक्लेव। ये कनक्लेव जो है वो भुवनेश्वर में होगी, ठीक है। और इसको उड़ीसा मतलब इसको जो होस्ट करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर करेंगे, इनॉग्रेट प्राइम मिनिस्टर करेंगे इसको। देन उसका UAE डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ कम्युनिटी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने डिक्लेयर किया है 2025 को एज एन ईयर ऑफ द कम्युनिटी, ईयर ऑफ कम्युनिटीज़। अभी यहाँ पर स्लोगन क्या है, हैंड इन हैंड, मतलब टारगेट किया जा रहा है यूनिटी, इंक्लूजन और सोशल कोहेजन की तरफ, ताकि क्या हम फोकस प्रमोट करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सस्टेनेबल ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करें। तो यहाँ पर जो है वो UAE का टारगेट है। और UAE और भारत बहुत अच्छे दोस्त हैं अगर हम बायलैटरल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ शहीद दिवस। शहीद दिवस जो है वो 30 जनवरी को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। डेथ एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी, महात्मा गांधी जी की जो है वो 30 जनवरी को मृत्यु हुई थी और नथुराम गोडसे ने जो है वो उन्हें जो है वो मारा था। अभी October 2, 1869 को गांधी जी का बर्थ हुआ था, गांधी जयंती, ठीक है, नेशनल हॉलीडे होता है। 1948 में डेथ हुई थी। गांधी जी 9 जनवरी 1915 में भारत वापस आए थे, जो कि NRI डे हम जो है वो मनाते हैं। तो एक आपको याद रखना है, प्रवासी भारतीय दिवस। देन उसके बाद 1919 से लेकर 1935 या 34 तक जो है वो, जब हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की हम बात करें तो इसको गांधीयन फेज़ कहा जाता है। बहुत सारे हिस्टोरियन इसको 1947 तक भी लेकर जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सम एमिनेंट पर्सनालिटीज़ या एमिनेंट हिस्टोरियंस, तो वो कहते हैं 1919 से लेकर 1934 तक गांधीयन फेज थी। जिसमें अगर हम बात करें फेमस मूवमेंट, तो देखो सबसे पहले तो गांधी जी के 3 टेस्ट आते हैं।
चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। देन उसके बाद रॉलेट एक्ट सत्याग्रह गांधी जी शुरू करने वाले थे, लेकिन जलियांवाला बाग इंसिडेंट की वजह से उन्होंने रोक दिया। फिर उसका फेमस मूवमेंट एनसीएम, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 से लेकर 1922 तक चली, ये याद रखना है हमें, ठीक है। और इसको जो है वो 1922 में वापस लिया था चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, दैट इज़ बारदोली रेजोल्यूशन। फिर उसका 1924 का एक बेलगाम सेशन हुआ था आईएनसी का, ये पहला और आखिरी सेशन है जिसको प्रेसाइड किया था गांधी जी ने, यानी कि ओनली वन सेशन। इसका साथ में याद रखना 1925 का कानपुर सेशन हुआ था जिसको सरोजनी नायडू ने प्रेसाइड किया था, एक बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट हो गया। उसके बाद जो आपको यहाँ पर याद करके चलना है वो कि 1930 से लेकर 1934 तक यहाँ पर चली है सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट। 2 फेजेज़ में थी ये, 2 फेजेज़ में इसको चलाया गया। फिर उसके बाद 1934 में इसको वापस लिया जाता है। देन उसके बाद एक और मूवमेंट आती है, दैट इज़ इन 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, जो कि बॉम्बे से शुरू किया था। और वैसे तो इसको लीडरलेस मूवमेंट कहा गया है, लेकिन जो इसका लीडर है ऑफिशियली अगर हम बात करें तो वो गांधी जी है। यहाँ पर गांधी जी ने स्लोगन भी दिया था डू और डाई का। हरिजन के लिए भी उन्होंने जो है वो काफ़ी जो है वो फोकस किया है, ठीक है। और उनकी न्यूज़पेपर भी था हरिजन। कॉमनल अवार्ड, कॉमनल पैक्ट अगर हम बात करें, या फिर पुना पैक्ट 1932 में BR अम्बेडकर के साथ साइन किया था, ज्वाइंट इलेक्टोरेट की तरफ, सेपरेट इलेक्टोरेट को अवॉइड किया। गांधी जी पहले जो है वो मतलब एक तरह से आईएनसी के मेंबर थे जिन्होंने ऑफिशियली जो है वो हरिजन को भी इंक्लूड किया है आईएनसी के एजेंडाज में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिंक करते हैं गांधी जी के साथ। रेस्ट आप एक अलग से वीडियो देख सकते हैं, अपलोड की गई है टेलीग्राम पर हमारे, अपलोड की गई है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें जो वो गांधी जी के रिगार्डिंग जो पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आई होप जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।